हेलो स्टूडेंट, मैं हूं कुश कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कुश क्लासेज में। देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1.2। जैसा कि कल हम रियल नंबर वास्तविक संख्या में पढ़ लिए थे 1.1, तो आज हम लोग कितना पढ़ेंगे 1.2। 1.2 में मुख्य रूप से हमको पढ़ना है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। अंकगणित का आधारभूत प्रमेय ये पढ़ेंगे, अंकगणित का आधारभूत प्रमेय। तो अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है, सबसे पहले इसको समझेंगे कि अंकगणित जो हम पढ़ते हैं उसमें आधारभूत प्रमेय क्या है। तो कोई भी भाज्य संख्या है ना, भाज्य संख्या पढ़ाए हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्या जो एक और स्वयं को छोड़कर कम से कम एक और संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, उसे भाज्य संख्या है। सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? 2। तो ये सब पढ़ लिया। तो यही है कि क्या है कि अंकगणित का आधारभूत प्रमेय क्या है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मान जितने भी भाज्य संख्या है ना, सभी को अभाज्य संख्या के गुणनखंडन के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो अभाज्य संख्या भी पढ़े हैं कि एक से बड़ी वे सभी संख्याएं जो केवल और केवल एक और अपने आप से विभाजित हो, किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है? 2। प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्य या औसत कितना होता है? ये याद रखना, क्योंकि परीक्षा में डायरेक्ट पूछ देता था 5.6। और कोई बनाएगा लिख के तो 2, 3, 5, 7 लिखेगा तब ना बनाएगा जी। हम याद है, क्या याद है? 5 तो हम ऑप्शन में खोजेंगे 5.6 और रंग देंगे। उसको बनाने में ज्यादा टाइम लगेगा, तुम तुरंत रंग दिया, तुमको भी 1 नंबर आएगा। वो बना के भी बनाएगी तो कितना नंबर आएगा? 1 नंबर। हमको टाइम बचाना है ना, तब ना सब्जेक्टिव में टाइम देंगे। आप प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का माध्य कितना है? 12.9। 12.9 याद रखना। तो उसी तरह से अभाज्य क्या करा है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। अद्वितीय मतलब कि इसके अलावे कोई नहीं। अद्वितीय मतलब कि जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा कोई नहीं आएगा। अद्वितीय मतलब हमारे जैसा कोई नहीं, दूसरा नहीं, उसको अद्वितीय कहते हैं। जैसे यहाँ देखो 60 का भाज्य गुणनखंड लिखल है, तो 60 का भाज्य गुणनखंड लिखा है तो 2 गुने 2 गुने 3 गुने 5 यही नहीं लिख सकते हैं जे। देखो 15 15 15 30 30 दुने 60। अब कहो कि 1 लिख सकते हैं कि नहीं, तो तुम ही बताओ 1 लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, क्योंकि एक अभाज्य संख्या है ना। एक अभाज्य संख्या है ना, तो नहीं है तो यहाँ काची के रूप में लिख रहे हैं जी। तो अभाज्य संख्या में एक आता है, तो 1 कैसे लिख सकते हैं? नहीं ना लिख सकते हैं। अब समझ में आया? 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकालना है। अब कह देगा कि 6 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, तो यहाँ 2 से तो 3 और 3 से तो 1। अभी गिन के बताएगा के गो, 1 2 3 गो कि के गो? क्यों अभाज्य संख्या ना गिनेंगे। 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, 1 न तो भाज्य नहीं अभाज्य, तो 1 को नहीं ना लेंगे। तो उसी तरह से अगर हमको ये दे दिया 32,760, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है, तो 32,760 तो निकाल सकते हैं कि नहीं? आराम से निकाल सकते हैं। सबसे पहले किससे लगाया? तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? अभाज्य गुणनखंड निकाल रहे हैं ना, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन है? तो 2 से लगाते हैं। 2 से लगेगा तो लगाएंगे, नहीं लगेगा तो आप आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ 2 से लग रहा है ना जी, यहाँ क्या हो रहा है? 2 से लग रहा है ना, 2 से लग रहा है। तो 2 का 16 दूने 32 और 3 दूने 16, 8 दूनी ना होगा, कितना होगा? 8 दूनी 16 दूनी मानी दुक्का 2 12, 6 दूनी 12, 3 दूने 6, 16 आएगा तो 8 दूने 16, 0 उतरेगा ना। फिर 2 से 8 दूने दुक्का 2, 9 दूने फिर 0, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 चौको 1 में नहीं लगेगा तो यहाँ 0 बिठाएंगे ना, तब नहीं दोनों में लगाएंगे 19 में। तो दोनों 18, दोनों 18, 1 बचा 10, तो 2 बचे 10, यहाँ क्या है 9 ना। यहाँ फिर अब देखो 2 से लगेगा
2 से वही संख्या में भाग लगेगा जिसका इकाई अंक सम या जीरो हो, जिसका इकाई अंक सम या जीरो। तो इसमें इकाई अंक 5 ना गया जे, तो सम नहीं ना है और जीरो भी नहीं है, तो अब 2 से ना लगेगा तो 3 से लगाएगा। 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन है, तो 3 से लगा के देखें। 3 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। जैसे 5 और 4 9 9 18, 18 3 से कटता है तो इसमें 3 से लग जाएगा। तो 3 का 3, 1 4 10, तो 3 तिहाई 9, 1 10 तो 19, तो 3 6 18, 1 15, तो 3 5, फिर 3 से लगा के देखेंगे। कब लगा के देखेंगे, तो 6 5 11 3 14 1 15 में 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे। 3 चौको 12, 1 16, तो 3 5 15, तो 3 5 15, और फिर देखेंगे 5 5 10 4 14, 14 में 3 से भागा लगेगा नहीं, तो इनमें 3 से नहीं लगेगा। तो 3 के बाद अभाज्य संख्या कौन आता है, 5 से लगेगा उसी संख्या में जिसका इकाई अंक 5 हो या 0 हो। 5 से वैसे भी संख्या में विभाजित होगी जिसका इकाई अंक 0 या क्या हो 5 हो। तो इकाई अंक इसका 5 है, तो 5 लगेगा ना जे, 5 लगेगा ना, तो 55 45 और 5 का अब इहो में 5 से नहीं लगेगा, तो 5 के बाद चले, 5 के बाद कौन अभाज्य संख्या 7, 7 से लगेगा लग जाएगा। देखते हैं, तो 13 7 91, और फिर 7 के बाद कौन अभाज्य संख्या होता है 11, तो 11 से लगेगा 13 में नहीं, तो 11 के बाद 13 से लगेगा, तो 13 का 13, तो इतना अभाज्य संख्या का गुणनखंड आ गया। ये भाज्य संख्या था 32,760, लेकिन इसके जो गुणनखंड आएंगे वो सब है अभाज्य संख्या, है नहीं सब अभाज्य संख्या। 2 कौन संख्या, 3 कौन संख्या, 5 कौन संख्या, 7 कौन संख्या, 13 कौन संख्या, 1 कौन संख्या, 1 न तो अभाज्य है नहीं अभाज्य। तो इसका गुणनखंड हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। 2 के को आया है तो 2 के पावर 3, और 3 के को आया है, और 5 के को आया, और 7 के को आया, 13 के को आया है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ही ना है जी। तो अभाज्य गुणनखंड जान गए, तो अभाज्य गुणनखंड निकालने आ जाएगा। अब यह में क्वेश्चन आ जाता है कि 13,760 में 2 के कितने घात होंगे, आता है ना, या 2 कितने होंगे, तो 2 कितने होंगे, हमको 2 केवल निकालना रहता तो हम यहीं तक भागा देते, 2 तक जब तक कटता तब तक। 2 अगर नहीं कट रहा है तो फिर देवे की जरूरत नहीं, क्योंकि हमको जो पूछा वही बताना है। तो ऑब्जेक्टिव उस तरह से बनाते हैं, समझ में आ रहा है कि ना। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय ये तो ना पूछेगा डायरेक्ट, लेकिन ये क्वेश्चन पूछ देगा कि 32,760 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करें। ओकरे से छोटा बनावेला वो पूछ देगा कि 32,760 में 5 के कितने घात होंगे, पूछ देगा। तो 5 के घात पूछेगा तो कितना से डायरेक्ट भागा देंगे, 5 से डायरेक्ट कितना से, अब 5 से में के बार लगेगा, 1 बार, उसके बाद नहीं लगता, उसके बाद काम खत्म कर देते है ना, सिंपल सी बात। अब देखते हैं आगे, तो ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय हो गया। आगे देखते हैं, आगे देखो थोड़ा सा ये जानकारी ले लेते हैं हम कि कुछ को किताब में भी अच्छा से दिया जाता है। देखो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में अगर बात किया जाता है, रूप में विख्यात, इसको मिटा देते हैं, इसको मिटाता ना है ना हो। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के रूप में विख्यात होने से पहले प्रमेय 1.2 का संभवतया सर्वप्रथम वर्णन यूक्लिड, किसने, यूक्लिड के पुस्तक कोची है, एलिमेंट्स पुस्तक 9th में साध 14 के रूप में हुआ था। परंतु उसकी सबसे पहले सही उत्पत्ति किसके द्वारा दिया गया, कार्ल फ्रेडरिक गॉस, किसके द्वारा दिया गया, मतलब कि इसकी उत्पत्ति हुआ था यूक्लिड के एलिमेंट्स नामक पुस्तक में। लेकिन सबसे पहले अगर इसकी सबसे पहले उत्पत्ति अगर बात किया जाए, माने कि इसको लिखा गया था एलिमेंट्स में, लेकिन सबसे पहले उत्पत्ति की बात करें तो वो था कौन, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। इसी का नाम है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने अपनी कृति क्या चीज, डिस्क्रिप्शंस अर्थमेटिकी, है ना। इस कृति मतलब कि इसकी पुस्तक है, इसकी एक पुस्तक आ जाएगा कि डिस्क्रिप्शंस अर्थमेटिकी पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यूक्लिड, है ना। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहता है, में दी है। कार्ल फ्रेडरिक गॉस को प्रायः गणितज्ञों का राजकुमार कहा जाता है। अब देखो बहुत लेखन से पूछ देगा कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो हमारे पास जो पढ़ता है वो तो आसानी से बता देगा।
लेकिन जो हमारे पास नहीं पढ़ता वो सोचे लगेगा कि पढ़ ही ला 9-10वां में, लेकिन केवा की किताब में है, केवा की किताब में है, तुम जानते थे लेकिन किताब में है कि ना, लेकिन यहाँ का लेकिन बहुत पहले ही से जानता है ना, 9वें से जानता होगा। तो कार्ल फ्रेडरिक गॉस 10वें की किताब में पढ़ना है, आ क्वेश्चन पूछ देगा तो फिर वो घर जाके तू काची कहेगा कि बाहर से क्वेश्चन आ गया था, लेकिन है कहाँ पढ़ेला। इसलिए कहते हैं किताब पढ़ना जरूरी है, किताब का हर पेज पढ़ना जरूरी है। तो ये हमको याद हो गया कि गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को, तथा उनका नाम सभी समय कालों सभी समय कालों के 3 महानतम गणितज्ञों में लिया जाता है, जिसमें आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज जिसे गणित का पिता कहते हैं। गणित का पिता कौन है, आर्किमिडीज, आर्किमिडीज को ही गणित का पिता कहते हैं। लॉ ऑफ फ्लोटिंग, तैरने का सिद्धांत यही दिया है, कोई भी वस्तु डूब जाती है या पानी में छलार रहेगा, इसका सिद्धांत किसने दिया है, आर्किमिडीज। कौन दिया है, आर्किमिडीज। जैसे देखता हो जिंदा आदमी पानी में डूब जाता है, लेकिन मुर्दा वही पानी पर क्या होता है, तैरता है ना। जिसका कोई वैल्यू नहीं है वो पानी पर छला जाता है, और जिसका वैल्यू है वो क्या हो जाता है, डूब जाता है। लेकिन यहाँ होना चाहिए था उल्टा, कि जिंदा जब तक है तब तक डूबे नहीं, और जब मुर्दा हो गए तो डूब जाए। और जो होता है तब ना ठीक रहता हो, तब ना कोई पानी में नहाए से डरता नहीं है, जाके सीधे गंगा जी में कूद जाता है, मजा आ रहा है। लेकिन यहाँ होता है उल्टा। आर्किमिडीज एगो है, एगो कौन है, न्यूटन। न्यूटन कैलकुलस का जनक, न्यूटन कौन है, कैलकुलस। ऑप्टिक्स नामक पुस्तक के लेखक न्यूटन है। न्यूटन को भौतिकी का पिता कहा जाता है। किसका पिता कहा जाता है, भौतिकी। भौतिकी जो होता है फिजिक्स, फिजिक्स का पिता किसे कहते हैं, न्यूटन को। कैलकुलस पढ़ेगा कहाँ जाके, 11वां ब्रह्म में, समाकलन, अवकलन, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वो सब के जनक कौन है, न्यूटन। उनका गणित और विज्ञान दोनों में मौलिक योगदान है। तो 3 गो हो गया ना, एगो आर्किमिडीज, एगो न्यूटन, एगो यूक्लिड। ये तीनों के साथ है नाम लिया जाता है किनका, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का, कार्ल फ्रेडरिक गॉस का। अब ये वो क्वेश्चन बना देगा निम्नलिखित में कौन गणितज्ञ नहीं था। ऑप्शन ए में दे देगा यूक्लिड, बी में दे देगा कार्ल फ्रेडरिक गॉस, सी में दे देगा न्यूटन, डी में दे देगा आर्किमिडीज, ई में दे देगा इनमें सभी। क्या मानेगा, इनमें सभी। सभी ना है गणितज्ञ, आने तो लेकिन क्या मार देगा, जो नहीं पढ़ ले रहेगा, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। अरे उसमें के तो बारे में जाने तो, एक के बारे में तो जानते ही ना हो, ये हो तो लोगों के आंसर, लेकिन अंदाजे मारेगा तो गलत हो सकता है, तो ध्यान से मारना है। चलते हैं आगे, पढ़ सकते हैं। नोट में यहाँ लिखल है, इसमें उतार लो तो उन्हीं के फायदा करेगा, क्योंकि नोट में लिखल है क्या चीज, गणित। पहला पॉइंट जो नोट में है ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, तुम्हें काम दे सकता है कहां तक, जब तक पढ़ाई जारी रखेगा वहां तक, मतलब के कंपटीशन तक। पहला क्या लिखा, गणित का पिता किसे कहते हैं, आर्किमिडीज को। गणित का पिता किसे कहते हैं, तैरने का सिद्धांत किसने दिया, कोई भी वस्तु जल में तैरती है डूबती है, किसका सिद्धांत किसने दिया, आर्किमिडीज। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं, यूक्लिड को। एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, यूक्लिड। गणितज्ञों का राजकुमार किसे कहते हैं, कार्ल फ्रेडरिक गॉस को। डिस्क्रिप्शंस अर्थमेटिक नामक पुस्तक के लेखक कौन है, कार्ल फ्रेडरिक गॉस। छठा में लिख सकता है कि न्यूटन भी नहीं में पढ़ना दीजिए, भौतिकी के जनक कौन है, न्यूटन। कैलकुलस, कैलकुलस के भी जनक कौन है, न्यूटन। ऑप्टिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है, न्यूटन। इतना चीज जान गए। अब हम उदाहरण है ना, जैसा कि हम लोग पढ़ लिए हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित के आधारभूत प्रमेय में क्या पढ़े थे कि कोई भी भाज्य संख्या है उसको हम भाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, है ना। वो जो गुणनखंड आता है वो अद्वितीय आता है, उसके अलावा कोई नहीं आता है। उसी के आधार पर हम अब पढ़ेंगे एलसीएम और एचसीएफ
निकालने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन उदाहरण 6 क्या कह रहा कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, है ना जी। क्या कह रहा कि संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो अभाज्य जैसे हम पढ़े थे कल क्या चीज कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से एचसीएफ ज्ञात कीजिए। कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा क्या ज्ञात किया जाता है, क्या बताएगा? केवल एचसीएफ ज्ञात होता है, उससे एलसीएम नहीं। लेकिन गुणनखंड से हम दोनों ज्ञात कर सकते हैं। गुणनखंड से निकालने के लिए सबसे पहले दोनों का गुणनखंड निकालेंगे। जैसे सबसे पहले 6 है तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? 6 का गुणनखंड निकाल लेंगे। किसका गुणनखंड निकाल लेंगे? 6 का। तो 6 को निकालने के लिए सबसे पहले अभाज्य संख्या 2 से देते हैं। द्वितीय 6, 3 का 3, ये अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसके बाद इस तरफ 20 का निकाल लेंगे। कितना का निकाल लेंगे? 20 का। तो 20 का निकालने के लिए 2 से 10 होगा ना, 2 से 5। अब 3 से तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट कितना से लगेगा? 5 से। अब लिखेंगे चूंकि यहाँ जो गुणनखंड निकाले, यहाँ किसका निकालेंगे गुणनखंड? तो 6 बराबर 2 गुने 3 लिखेंगे ना। यहाँ किसका निकाले हैं? 20 का। किसका निकाला है? तो 20 का कितना होगा? 2 गुने 5, ये ना। इसको घात के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 के पावर 1 गुने 3 के पावर 1 हो गया। इसको अगर लिखे तो कितना होगा? 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1, यही ना आएगा जी। 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1। अब यहाँ से हम एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। एचसीएफ याद रखना, एचसीएफ क्या होता है कि जिसका हम एचसीएफ निकालते हैं उसके गुणनखंड में देखेंगे कि उभयनिष्ठ जो गुणनखंड होगा उसके सबसे कम घात वाले को लिखेंगे। उभयनिष्ठ माने होता है दोनों में, उभयनिष्ठ मतलब दोनों में। एचसीएफ में याद रखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड, जो उभयनिष्ठ संख्या है, जो दोनों में संख्या है, उसके गुणनखंड में जो कम घात वाला होगा उसके गुणनफल को उसका क्या कहते हैं? एचसीएफ कहते हैं। जैसे देखो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है कि नहीं? तो दोनों में घात कौन में कम है? ऊपरे वाला में 2 के पावर कितना? 1, आई में 2 के पावर 2, तो घात कम वाला लिखेंगे। तो कम वाला कितना है? 2 के पावर 1। अब आगे मिलाएंगे, आगे मिल रहा है, इनमें 3 में है, क्योंकि उभयनिष्ठ मतलब दोनों में रहेगा, जो नहीं लिखना है। दोनों में जो नहीं रहेगा नहीं लिखना। 5 में है, इनमें है नहीं, तो 2 के पावर 1 बराबर कितना हो गया? 2। एचसीएफ कितना हो गया? लेकिन एलसीएम में याद रखेंगे, एलसीएम में सभी अभाज्य संख्या को लिखना है, लेकिन जो दोनों में अगर मिल गया तो उसमें अधिक घात वाले को, अधिक घात। एचसीएफ और एलसीएम में तो अंतर यही है, एचसीएफ में क्या होता है कि उभयनिष्ठ माने दोनों में जो मिलता है उसी को केवल लिखते हैं। एलसीएम में क्या है कि सभी लिखेंगे, सभी अभाज्य संख्या। जैसे 20 और 6 में जितने भी अभाज्य संख्या है सभी लिखेंगे, लेकिन जो मिल गया उसमें ज्यादा घात वाला को, उसमें ज्यादा घात वाला को। जैसे 2 देख रहे हैं, दोनों में मिल रहा है, हाँ, तो ज्यादा घात वाला कितने है? ऊपरे की नीचे? तो 2 के पावर 2 और गुना करके आगे बढ़ाएंगे। अब ऊपरे वाला में देखो 3 है, नीचे है 3 ना, तो 3 लिखना है, लेकिन 3 सबसे ज्यादा लिखना है। तो 3 सबसे ज्यादा 1 ही गुना है, तो 3 के पावर। अब देखो ऊपरे और कुछ नहीं है तो नीचे आ जाते हैं, तो 2 तो लिख दिए है ना जी। इनमें आपका जी बच रहा 5, ऊपरे है 5 नहीं, तो 5 सबसे ज्यादा कितना है? 5 के पावर 1 है कि नहीं? तो इसको हम लिखेंगे, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना? और 3 के पावर 1 बराबर कितना? और 5 के पावर 1 बराबर कितना? तो पंक्ति आई 15 चौको 60। इसका क्या हो गया? एलसीएम, आंसर हो गया। तो हमको एचसीएफ एलसीएम निकाले आया, समझ में आया? निकाले आया कि ना? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है जे? एचसीएफ एलसीएम निकाले में हमारा 2 नंबर आ गया, 2 नंबर। लेकिन यही हमको कहता है ऑब्जेक्टिव में, तो ऑब्जेक्टिव में कहे गुणनखंड विधि से कहे चाहे कोई विधि से कहे, तुमको जो आता है वो बना दो, क्योंकि हमको ऑब्जेक्टिव में कोई विधि देखता नहीं है। तो 6 व 20 का अगर एचसीएफ पूछता तो एचसीएफ 6 व 20 का डायरेक्ट निकाल सकते थे इस तरह से। 6 व 20 36 18, 2 बचा तो द्वितीय 6, पूरा पूरा जब कट जाता था जिससे भाग देते वही ना एचसीएफ होता है। एलसीएम निकालना रहता 6 व 20 का, तो जैसे निकालते एलसीएम उसे निकाल 2 से लगाते सबसे पहले, फिर नहीं ना लगता जे, तो सब गुना करते ना, तो 10 30 दूनी
60 60 है, हाँ, तो इसे बनाते हैं। अब इस कह देगा गुणनखंड, जैसे कि ऑब्जेक्टिवों में कह सकता है गुणनखंड विधि से निकालिए, लेकिन जो हम दिमाग ना लगाएं तो हम गुणनखंड विधि से निकाले चल देंगे, तो उसमें ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो इसलिए हाली हाली बनाने के लिए क्या करेंगे, जल्दी बने, समय बचे, तो उसके लिए हमको जो विधि सबसे इजी लगता है उसको से बना दिए। आओ तो हम एलसीएम एचसीएफ बना ऐसे ही बता दिया, ऑप्शन से ही देख के बना लेंगे, ऑप्शन से ही देख के बना लेंगे, बिना ऑप्शन बोला था आएगा नहीं। तो ये हमारा था केमा क्वेश्चन, उदाहरण 6। अब उदाहरण कितना पढ़ेंगे, 7। उदाहरण 7, उदाहरण 7 देखिए क्या कह रहा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है देखो, अच्छा से पढ़ो क्वेश्चन, क्या अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें। मान कि अभाज्य गुणनखंड विधि से केवल क्या निकालना है, एचसीएफ, एलसीएम नहीं, ना तो वहां कह देता एचसीएफ एवं एलसीएम ज्ञात करें, केवल एचसीएफ ने करा जे, तो अभाज्य विधि से केवल एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए भी क्या करें, अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेगा, तो 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, 2 से लगेगा, 2 से 48 दूने 96, फिर 2 से 24 दूने, फिर 2 से 12 दूने, फिर 2 से 6 दूने, फिर 2 से द्वितीय, फिर 3 से 3 का, आ गया कि नहीं। अब 404 का भी निकालेंगे, 404 का 2 से निकालेंगे तो 2 दूने 4, 202, फिर 202 का निकालेंगे तो 2 का 2, आओ इसका शब्द तो लगेगा नहीं, तो डायरेक्ट अगर हम लगा सकते थे 101 से लगा सकते थे, 1 लगा भी नहीं सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम सिंपल सी बात चलते हैं कि लिखें अभाज्य गुणनखंड विधि से हमको निकालना है क्या चाहिए, एचसीएफ, तो चूंकि 96 बराबर, अब यहाँ सिंपल सी बात हम डायरेक्ट गिन के लिख लेंगे, 2 के गो आया है, गिनो तो अच्छा से, का तो 5 गो आया, तो अच्छा से गिन के 2 के पावर 5 लिख देंगे, लिख देंगे ना अच्छा से। उसके बाद क्या आया, 3 है वो ना जे, आप कुछ आया नहीं। उसके बाद अब 404 का, 404 में 2 के गो, आओ 101 है वो ना जे, ये ना। अब हमको एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ बराबर, एचसीएफ हम बताएं क्या जे, कि उभयनिष्ठ को लिखते हैं, जो दोनों में मिलता है उसको, आघात कम वाला। देखो ऊपर मिलाएंगे, इनमें 2 है, इनमें 2 है, इनमें 2 के पावर 5 है, इनमें 2 के पावर, घात कौन में कम है, नीचे वाला, तो 2 के पावर 2 लिख देंगे। अब कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा, तो 2 के पावर 2 बराबर कितना, 4, 2 के पावर 2 बराबर कितना, 4, हो गया एचसीएफ। अब क्या कर रहा है, फिर एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार जब क्वेश्चन आ जाए तो हम एलसीएम निकालेंगे सूत्र की सहायता से। किसकी सहायता से, जो कल तुमको बताया गया था ना, क्या बताया गया था कि यदि 2 संख्याएं ए एवं बी दिया हुआ हो और उसका एचसीएफ एवं एलसीएम मालूम हो, तो ए गुने बी बराबर एचसीएफ गुने क्या होता है, एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम होता है ना। तो इससे हम एलसीएम का सूत्र बताए थे कि एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ, एलसीएम बराबर क्या बताए थे, ए गुने बी बटा एचसीएफ बताए थे ना। तो यहाँ अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो लिखेंगे चूंकि एलसीएम बराबर ए गुने बी बटा एचसीएफ, ये ना होगा हो। तो ये पहली संख्या, ए क्या है, संख्या है, बी क्या है, संख्या, 2 संख्या, ए पहली संख्या कितना है, और दूसरी संख्या आप बटा एचसीएफ, एचसीएफ कितना है, 4, एचसीएफ कितना है, 4। अगर काट देंगे तो 101 बार में कटेगा जी, हाँ, यहाँ गुना कर देंगे तो 96 का और 96 का, तो 96 क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से बनाएंगे, इस तरह से बनाने में हमको जो आंसर आएगा वही आंसर होगा। आई हमारा जो एग्जाम में आएगा वो 2 नंबर का आएगा, क्या नंबर का आएगा, 2 नंबर के। समझ में आया कि ना, समझ में आ गया, दोबारा बताने की जरूरत है नहीं ना। आप पढ़ाते वक्त सीधा ध्यान बोर्ड की तरफ रखे, नीचे नहीं, क्वेश्चन सब लिखल है ऊपर, नीचे पढ़ने की जरूरत है तो घर जाकर पढ़ना। अब आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आगे क्वेश्चन नंबर 8, उदाहरण 8, ये वीवीआई है, सब वीवीआई है, तब हम बता रहे हैं। वीवीआई जो न रहे वो हम बता ही नहीं करेंगे, जो रहेगा परीक्षा में चांस
कि तनियो मानी आ जाएगा उसको हम बता देंगे। और जो रहता है कि न आए नहीं आया तो न आ सकता है तो नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे? क्योंकि एक बार पढ़ाई हो चुका है जिसमें आपको सभी क्वेश्चन बता दिया गया है। कि दोबारा रिवीजन चल रहा है तो रिवीजन में सभी बताया नहीं जाता है। देखिए संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। तो जिस तरह से दो संख्या निकाल रहे थे ना, उसी तरह से यहाँ क्या संख्या दे दिया, तो तीनों संख्या के निकाल सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले तीनों का गुणनखंड निकाल देंगे। तो 6 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से, 2 तिहाई 6 हो गया। उसके बाद कितना है 72 का निकालेंगे तो 2 से 36 दूनी, फिर 2 से 18 दूनी, फिर 2 से 9 दूनी, फिर 2 से तो लगेगा नहीं, 3 तिहाई, फिर 3 से 1 और फिर कितना करा 120 का। तो 120 का निकालेंगे तो 2 से, तो 2 6 12 और 2 तिहाई 36, 2 से 15 दूनी 30, अब दूसरा है जे तो 3 5 और फिर 5 का 5, इतना है कि ना। यहाँ क्या करा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ एलसीएम, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। तो दोनों ने ज्ञात करना है, वहां डायरेक्ट अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ ज्ञात करे, है ना। और उसके बाद एलसीएम ज्ञात कर रहा था ना, तो इसलिए उस तरह से यहाँ करा तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम। तो सबसे पहले तो उसका अभाज्य गुणनखंड निकाल दिए। अभाज्य गुणनखंड अच्छी तरह से लिख लेंगे, चूंकि 6 बराबर 6 का यहाँ निकाला है ना, जिसका निकालते हैं उसी का लिखते हैं। 2 के वो है, 3 के वो है, हो गया। 72 का अब निकालेंगे, 72 में 2 के वो है तो 2 के पावर 3 ना, 3 के वो है तो 3 के पावर 2 ना। अब 72 के बाद कितना लिखेंगे 120, 120 में 2 के वो है, 3 के वो है, 5 के वो है, ये ना है जे। अब हमको एचसीएफ एलसीएम निकालना है। तो चूंकि एचसीएफ बताए हैं कि एचसीएफ क्या होता है, उभयनिष्ठ होता है, और उभयनिष्ठ में भी सभ्य में सबसे छोटा, है ना। तो 2 के निकालना था तो दोनों में मिलाते थे, तीनों के निकालना है तो क्या में मिलाएंगे, तीनों में। तीनों मिला 2 है, ये बेस वाला मिलाना, घात वाला ना मिलावे लगना। तो तीनों में 2 है ना जे, और 2 सबसे कम कौन में है, ऊपर वाला में, 2 के पावर 1 ना, गुण है। अब देखो 3 सभ्य में है तो 3 सभ्य में है, सबसे कम कौन में है, ऊपर नीचे सब है, तो जो कम वाला उनमें से कहूं से लिख दो। अब देखो अब तक ये 2 और 3 है, उसके बाद इसमें कुछ है ना, तो बाकी में रहेगा तो इनमें मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं लिखेंगे। तो इतने लिखना था, 2 के पावर 1 बराबर 2 और 3 के पावर 1 बराबर 3, तो 3 दूने 6 हो गया। आए समझ में आया कि ना। एलसीएम बनाएंगे, चूंकि एलसीएम में क्या बताते हैं कि जिसका अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है, कि एलसीएम में जितने भी अभाज्य संख्या आए हैं सबको लिखते हैं, लेकिन जो मिला उसमें ज्यादा वाला, जो मिला उसमें, जैसे 2 मिला हो तो 2 मिला ना जे, सबसे ज्यादा कौन में है 120 में। 2 के पावर कितना है, 2 के पावर कितना है जे, 3 नहीं दिखाई दे रहा, 2 के पावर कितना है, उसके बाद 3 मिला था तो 3 सबसे ज्यादा कौन में है 72 में। 72 में 3 कितना है, तो 3 के पावर 2। अब इनमें से तो लिखा गया, अभी में आ जाओ मिला तो 2 3 तो लिखल है ना। तो इहो में लिखा गया, अभी ना 2 और 3 तो लिखल है ना, 5 लिखल है नहीं, तो 5 सबसे ज्यादा कितना है 1, तो 5 के पावर 1, 5 के पावर तो ये हो गया। 2 के पावर 3 तो 2 3 4 दूने 8, 3 के पावर 2 तो 3 तिहाई 9, 5 का 5 हो गया ना। गुना करना है तो 8 5 40 और 40 9, तो 9 चौको 36, 360 हमारा क्या हो गया आंसर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया, कोई दिक्कत आ रहा बनावे। अगर एकरो बाद किसी को अगर बनावे नहीं आया समझ लो कि बेकार पड़ रहा, आराम से घर में मस्ती करो। अब चलते हैं हम लोग आगे, अब आ जाते हैं प्रश्नावली में। प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभी हम अंकगणित का आधारभूत प्रमेय पढ़ाए थे, उसमें हम अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताए थे 32,600 500 कुछों का बताए थे ना। उसी तरह से इसमें सभी का निकाल देना, निकल जाएगा। इसमें हम एगो के निकालेंगे, कौन के निकाल दे बता, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, चौथा पांचवा। तोहनी के तो बोलना चाहिए था कोई के नहीं, क्योंकि हम लोग सभी निकाल लेंगे। चलो तो वही हम निकाल देते हैं, पांचवा की चौथा, पांचवा, चलो पांचवा।
पचमा कितना है 7429, ये ना जे इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे इसका, तो 7429। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए आगे बताएं कि सबसे पहले 2 से लगाते हैं, लेकिन 2 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसका इकाई अंक सम हो या 0 हो। तो इसका इकाई में न सम है न 0 है, तो इसमें 2 से तो न लगेगा, तो फिर 3 से लगाने वाला सोचेंगे ना। अब 3 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसके सभी अंकों का योग 3 का गुणज है, तो अंकों का 3 का गुणज देखो 9 तो है, 4 2 6 इहो हो जाएगा 3 का गुणज, लेकिन 7 होगा 3 का गुणज नहीं, तो इनमें तीनों से नहीं लगेगा, इनमें तीनों से। 3 के बाद 5, 3 के बाद 5, तो 5 से उसी संख्या में भाग लगेगा जिसका इकाई अंक 0 या 5 है, तो इसका इकाई अंक 0 या 5 है नहीं, तो ये 5 से नहीं लगेगा। अब 7 है तो 7 से लगा के देखते हैं, 7 का लग जाएगा, 7 से 42 लग जाएगा, 9 में लगेगा नहीं लगेगा, 7 से नहीं ना लगेगा, तो 7 को छोड़ दो, कब बाद आओ 11, 11 से लगाओ तो 11 छक 66, 11 छक 66, तो 66 कितना जोड़ेंगे चुप होता है 8, 8 तो 42, 8 तो 82 ना, 42 ना 82, तो 11 तो 77, 77 में कितना जोड़ेंगे 82 आएगा 5, तो 59, 11 से नहीं ना लगेगा जे, तो 11 के बाद कितना से लगाएंगे 13 से, तो 13 छक 78 ज्यादा हो जाएगा ना, तो 13 पचे 65, बचेगा 9, 9 तो 92, तो 63 91, एक बचा 92, तो बचेगा 19, 13 से लगेगा नहीं, तो 13 के बाद 17, 13 के बाद अभाज्य संख्या कितना, तो 17 से लगाएंगे है ना जी, तो 17 चौको 68, बचेगा 6, तो 62 ना, तो 17 तिया 51, बचेगा कितना 11, तो 119, 17 से तो 19 से आ जाएगा ना, 17 से लगेगा डायरेक्ट, कितना से लगेगा 17 से। अगर यही क्वेश्चन आ गया तुम्हारा किताब में भी यही है, अगर तुम अच्छा से बनाया है तो तुमको पता चल जाएगा कि इसमें हमको 17 से लगेगा, मतलब कि लग रहा है कि 2 3 7 इसमें से न लगेगा, लेकिन अगर लगा के देखेंगे 2 से भी लगा के देखेंगे, 17 से लगाओ तो 17 चौको 68, बचा 6 62, तो 17 तिया 51, 51 11 62, तो 11 तो 119, तो 17 7 49 लगा ना जे, फिर 17 से लगा के देखो, तो 17 दूनी 34, बचा 9 97 नहीं लगेगा जे, तो 17 के बाद कितना से लगाएंगे 19 से, 17 के बाद कौन बात संख्या 19, तो 19 से लगाओ, तो 19 दूनी 38, अब 5 43, तो 57 19 से लग जाएगा, तो 19 दूनी 38, 5 43 57, तो 19 तिया 57, 19 के बाद 23 भी अभाज्य संख्या है ना, तो इसका हम निकाल दिए, बस यही तो लिखना था, तो यहाँ लिख देंगे चूंकि 74 29 बराबर 17, एगो आया गुने 19, एगो आया गुने 23, एगो आया, यही हमारा क्या हो गया आंसर। या एक को पावर को नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक के पावर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है। आइए पूछेगा इस 7429 के अभाज्य गुणनखंड करने पर 5 के कितने घात प्राप्त होंगे। ऑप्शन रहेगा 1, बी में रहेगा 0, सी में रहेगा 2, डी में 3, क्या मारेगा 0, कोई नहीं आया 5, तो इसका क्या मारेंगे 0, वेरी गुड। उसी तरह सब आपका बन जाएगा, 5,000 को बताता है बन जाएगा ना, अरे मैं आगे दिखाई दे रहा है अंतिम में 5 या 0, तो 5 लगेगा, सबसे पहले 5 लगा है ना जी, क्योंकि जोड़ला पर 5 5 10, 3 से तो नहीं लगेगा। अच्छा देख लेते हैं, हम बना देते हैं ताकि हम लोग सीख जाएंगे। 5005 का हमको निकालना है, तो 5005, तो 5005 का निकालना, तो सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से लगेगा नहीं, तो कितना से लगाएंगे 5 का 5 00 5 का 5, और के बाद 5 के बाद कितना से लगाएंगे 7 से, 7 से भी लग जाएगा जी, 7 का 7 3 30, 7 को 28, 2 21, 7 21 लग गया ना, और के बाद 7 से नहीं लगेगा क्योंकि 7 नहीं 11 से लगेगा, तो 11 से 11 का 11, यहाँ बचेगा 3 33, तो 33, यहाँ 13 से लगेगा, तो यहाँ एक आएगा तो यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि 5005 बराबर
5 गुने 7 गुने 11 गुने 13। आंसर हो गया। है सिंपल सी बात, कोई दिक्कत? समझ में आया ना? समझ में आया ना? बाकी 140 156 और 325 का बन जाएगा ना? हाँ, और 325 में सबसे पहले कितना से लगाएंगे बताओ? 3 से लगाएंगे पागल। 5 आगे है कि आगे 3 है? 3 ना, 3 से बताए थे ना कि सभी के जोड़ के देखो, अगर 3 से विभाजित हो जाए तो 5 और 2 7, 7 8 15 3 18, 18 3 से लगता है ना, तो यो 3 से लगेगा। समझ में आया ना? इसी तरह से बन जाएगा, सिंपल सी बात बन जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं हम लोग। हाँ चलिए अब आगे देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करें। कोई दिक्कत? बन जाएगा जे? कोई में से बता दें? अभी बताए ना उदाहरण में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम एगो बता देते हैं, 17 23 29 का सबसे इजी। दूसरा 17 23 और 29, 17 23 29 का बनाएंगे। सबसे पहले 17 का भाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो डायरेक्ट 17 से ही लगेगा। 23 का निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना से लगेगा? 23 से। 29 का निकालेंगे तो डायरेक्ट कितना से लगेगा? 29। सभी अभाज्य गुणनखंड है, सभी अभाज्य संख्या है, तो चूंकि 17 बराबर 17 गुने 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। 1 नहीं भी लिखेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में इतना चलेगा। फिर वो क्या होगा? 23, 23 में लिख सकते हैं 23 और 29 में लिख सकते हैं 29, लिख सकते हैं जे। अब लिखेंगे चूंकि एचसीएफ बराबर क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर क्या बताएं कि जो सभी में मिलेगा ओ, जो सभी में मिलेगा ओ। कोई मिल रहा है सभी में? नहीं। तो आगे बताएं कि 2 या कितनों भी अभाज्य संख्या का मौस 1 होता है। बताए हैं 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का मौस क्या होता है? तो सभी अभाज्य संख्या ना हो गया जे। 17 23 29 अभाज्य संख्या ना, तो इसका मतलब क्या होगा? 1। अन्यथा आसान बनाने लगे 17 को 17 गुने 1 लिख सकते हैं, 23 को 23 गुने 1 लिख सकते हैं, 29 को 29 गुने 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 1 मिल रहा है समय में, तो एचसीएफ आ गया। लेकिन एलसीएम क्या आप बताए हैं कि एलसीएम में मिले या ना मिले सभी संख्याओं को लिखते हैं। 17 मिला दूसरा में नहीं तो 17 लिख देंगे, केवल 23 लिख देंगे, 29 लिख देंगे। तो एलसीएम हम बताएंगे कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम क्या होता है? उसका गुणनफल। 2 या 2 से अभाज्य संख्याओं का एलसीएम कोई पूछेगा तो सभी संख्याओं का क्या होता है? गुणनफल। और जो एचसीएफ पूछेगा उसका आंसर क्या होता है? 1। ऑब्जेक्टिव में पढ़ाया गया है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? बन जाएगा, बाकी बन जाएगा हो? वेरी गुड। अब चलते हैं आगे, देखते हैं क्या कर रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने एलसीएम होता है। इसका जांच भी करना है, सिंपल सी बात। जिस तरह से गुणनखंड विधि से हम एचसीएफ एलसीएम निकालते थे उतना तो निकालना ही है, अब बाकी अंत में जाके जांच कर लेना कि सत्य है कि नहीं। जैसे हम पहल के देख लेते हैं, पहल का चलते हैं, हम लोग बनाते हैं 26 और कितना का? 91। तो 26 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से 13 दूनी, फिर 13 से ना लग जाएगा जे, और फिर 91 के निकालेंगे। 7 से लगेगा, 63 91, 13 का 1, ये ना आएगा? ये ना आएगा हो? अब चूंकि लिखेंगे 26, तो 26 बराबर 2 गुने 13 और 91 बराबर 7 गुने 13। तो सबसे पहले चूंकि इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या बताएं कि जो सभी में मिलता है उसका घात कम होला। 2 सभी मिल रहा, 13 सभी मिल रहा, तो 13 का घात सबसे कम 1 ही गुना है। घातु लिखना है तो लिख दो, नहीं तो 13 का पावर अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका घात कितना होता है? 1। तो इसका एचसीएफ 13 आ गया। एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम बताएं कि जो मिलता है उसमें से ज्यादा वाला, और जो नहीं मिला सबको लिखना है। एलसीएम में सब संख्या लिखा है, सब अभाज्य संख्या में 2 है, इनमें 2 नहीं ना आया कहो तो लिख दिए। इनमें 13 है, 13 नहीं ना है कहो तो दोनों में है 13, लेकिन एक ही एगो है तो कोई में से एगो लिख दो। इनमें 7 है, इनमें 7 हो गया। अब कुछ बचा नहीं तो इसका गुना करेंगे तो 63 91, 91 दूनी 182, 91 दूनी 182, इसका एलसीएम आ गया।
अब चूंकि हम चलते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर, गुणनफल बराबर HCF गुने क्या होता है LCM। HCF गुने क्या होता है LCM। HCF गुने LCM, ये ना जे। चलो यहाँ देखो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या 26 और कितना था, तो 26। अब एक गुणनफल निकालना तो गुना करेंगे ना जे, आए 26 91 है ना, 26 और 91 इसका HCF, जो दो संख्या का गुणनफल लिखते हैं उसी का HCF, उसी का क्या लिखेंगे HCF। 26 और 91 का HCF कितना आया 13, LCM कितना आया 182। अब दोनों गुना करो, 26 और 91 में गुना करो तो 26 का 26, बाकी हाथ में 2, और 26 नमा कितना होता है 26 नमा 2 3 4 ना जे, 26 नमा 2 3 4 234, और 26 का 26 बाकी हाथ में 2 ना बचा था, तो 234 में 2 जोड़ेंगे तो 200 कितना हो जाएगा 36। इधर गुना करेंगे 13 से, तो 13 दूनी 26, बाकी हाथ में 2, तो 26 बाकी हाथ में 2 ना, हम तो करा 1 और 13 8 74 से 10 का पर 4 तो 104, अब बचा था 2 तो 104 और 2 106 है जे, तो 106 में से 6 लिख दिए तो क्या बचा 10, तो 13 का 13 10 23। देखो तो दोनों तरफ बराबर आ गया का, और दोनों तरफ बराबर आ गया तो सिद्ध हो गया, प्रूव्ड भी हो गया। तो इसको बस यहां तक बनाना था, बन जाएगा इसे, बन जाएगा इसे, समझ में आ रहा ना। तो 510 और 92 का बनाना है, 336 और 54 का बनाना है, आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, नहीं ना होगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग, देखते हैं HCF 306 657 बराबर 9, तो LCM इतना का ज्ञात करें। सिंपल सी बात, दो संख्या 306 657 का HCF देवल है, हमको उसी संख्या का क्या निकालना है LCM। तो हम बताए हैं एक सूत्र कि दो संख्याओं का गुणनफल उसके HCF और LCM गुणनफल के बराबर होता है, बराबर होता है ना। एक सूत्र भी बताए हैं कि जिस संख्या का LCM निकालना है उस संख्या के गुणनफल में HCF से भाग दे दो, है ना। तो सिंपल सी बात, तो हमको यहां लिख सकते हैं प्रश्न से 2 नंबर कैसे मिलेगा, एक लाइन में बना देंगे तो नहीं ना, प्रश्न से लिख लेंगे HCF 306 657 बराबर 9, A बराबर 306, B बराबर, यही ना दो संख्या जे, IC का निकालना हमको, चूंकि LCM किसका निकालना हमको 306 और 657, उसी संख्या का निकालना है। तो जिसका LCM निकालता है उसका गुणनफल, तो A गुने B बटा HCF, ये ना जे, तो A गुने B, तो एक कितना है, अब B कितना है, अब बता HCF कितना है, HCF कितना है 9, तो 9 से भाग दे दो, है ना। 9 से काटो, 9 दोनों कटेगा, 9 पिया 27 3 36, 9 चौको 34 से गुना करो, 34 से गुना करके लिख देंगे ना। तो 34 से गुना नहीं करने आता तो हाली हाली करेंगे इसे, कोई दिक्कत। 7 को 5 को 20 2, 6 को 24 2 26, 7 और 5 15 2 और 6 18 1 8 2 1 7 6 9 2 1 1 1, कितना आ गया 22 33 8, हमारा क्या हो गया। इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो बन जाएगा, सिंपल सी बात है। इसे रख के बना, डायरेक्टो बना सकता था, LCM बराबर तो दोनों संख्या गुना करता भागा देता, इतना लिख दिए तो पैमाने जो चेक करेगा कॉपी को उतने देखेगा ना लड़का पढ़े वाला है, तब ना प्रश्न से लिख के बनाया है, आप फिर चेक कर देगा अच्छा से, 2 नंबर के 2 नंबर देगा, डायरेक्ट बना देगा। अगर उसके बाद कोई मान लो कि इसका कॉपी चेक हो रहा है, इसका पहले चेक हो रहा है, इसका बाद में,
एकदम ऐसे बनाई, कितना नंबर मिला? 2 नंबर। आई डायरेक्ट यहाँ से बना दे तो वो चेक कर तेरी एक अच्छा वो बनाई थी ना, लाओ एक नंबर काट लेते हैं, कटेगा ना? सिंपल सी बात ये होता है, कुछ नहीं। चलते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। आई क्वेश्चन जो है कंपटीशन में बहुत बार आता है। देखते हैं हम करना क्या, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। किसी खेल का मैदान है, उसके चारों ओर क्या है? वृत्ताकार पथ है, वृत्ताकार, वृत्त वाला, आई सर है ना हो। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट, माने कि सोनिया जो है, कौन? सोनिया यहां से चलती है, ऐसे होते हुए यहां पहुंचती है, तो उसको कितना मिनट लग जाता है? 18 मिनट। लेकिन जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है, लेकिन इसी की जगह पर रवि चलता है। क्या चलता है? रवि। तो रवि को क्या मिनट लगता है? 12 मिनट। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना, माने कि दोनों यहीं से स्टार्ट किया दो चलना एक ही समय पर, लेकिन ये क्या ज्यादा समय लग रहा है, ये कम। जो कम समय ले रहा है वो तेज दौड़ता होगा, जो ज्यादा समय ले रहा है वो धीमा दौड़ता होगा। समय चलना प्रारंभ करते ही एक ही दिशा में चलते हैं तो कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? मैं कितने समय बाद दोनों यहां आके मिलेगा? कब? कितने समय बाद, है ना? तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आए तो दोनों का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? कल एक बताए थे इससे अगला वीडियो में कि काजू के बर्फी वाला, बादाम के बर्फी वाला, उसमें सामान रखना था और सबसे कम जगह छिकना था, तो उसके लिए क्या निकाल देते थे? एसीएफ। लेकिन इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए वृत्त वाला तो इसका टाइम का क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो इसका हम 12 और 18 क्या निकाल देंगे? एलसीएम। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे? ये नहीं कि मार देंगे बचपन वाला, नहीं, ये 2 नंबर की परीक्षा है। और 2 नंबर में हम 10वां में जो पढ़ रहे हैं उसमें बचपन वाला पढ़ाया गया, चाहे तो हमको पढ़ाया गया यूक्लिड एल्गोरिथम, लेकिन ओकरा से एलसीएम निकलता नहीं तो छोड़ दो। उसके बाद पढ़ाया गया गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल देंगे। सबसे पहले 18 मिनट है तो 18 मिनट का निकाल देंगे, है ना? सबसे पहले 18 का निकालेंगे, निकलेगा जे 2 से 9 दूनी 2 से लगेगा कि 3 से लगेगा? 3 से। उसी तरह से 12 का निकाल लेंगे तो 2 से 2 छक 2 तिहाई 3 का। और सबसे पहले क्या लिखेंगे कि चूंकि सब एक गुणनखंड, तो 18 बराबर क्या लिखेंगे? 2 के वाया 3 के वाया, उसी तरह से 12 के वाया 2 और 3 के वाया। हमको क्या निकालना है? खाली इसका एलसीएम। एलसीएम बताएं कि सभी अभाज्य संख्या लिखाएगा, लेकिन जो मिलेगा उसमें ज्यादा वाला। तो 2 दोनों में मिला तो 2 ज्यादा कौन में है? 2 के पावर 2 और 3 दोनों में मिला तो 3 के पावर 2, 2 के पावर 2 बराबर और 3 के पावर 2 बराबर नचो को 36 मिनट बाद ये दोनों यहां आ जाएगा। कैसे? क्योंकि बढ़ती आई 36, ये 12 मिनट में 3 चक्कर लगा के यहाँ पहुंचेगा 36 मिनट में। और लेकिन ये 18 मिनट लेता था, 18 दूनी तो ये 2 चक्कर लगा के 36 मिनट में यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ एक जगह मिल गया कि ना? तो इसके लिए क्या निकालेंगे? एलसीएम। समझ में आया ना? अगर यह अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो क्या करें? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।